नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द परफेक्ट मीडिया। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी भारत और बांग्लादेश की मित्रता के बारे में, यानी भारत और बांग्लादेश का मित्रता कैसे हुआ था। और उसी एपिसोड में मैंने ये कहा था कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जो भारत देश के मित्र देश हैं। लेकिन यहाँ पे उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि वे सारे मित्र देश पूर्व काल में अखंड भारतवर्ष के एक हिस्सा थे। तो इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे धरती से जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से आर्यावर्त यानी भारतवर्ष के जन्म की कहानी को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने संवाद को, जो भी आपका सुझाव हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। इंद्र के बाद व्यवस्था बदली और धरती के पहले शासक स्वयंभू मनु हुए। और उस वक्त धरती 7 महाद्वीपों में बटी हुई थी और जम्बूद्वीप इन 7 महाद्वीपों के मध्य में था, यानी बीचों बीच था। और जम्बूद्वीप पे घनी आबादी थी बाकी वनस्पत द्वीपों के मुकाबले। बाकी द्वीपों में भी जीव रहते थे लेकिन नाम मात्र के। स्वयंभू मनु के बाद धरती के शासक बने उनके पुत्र प्रियव्रत। और प्रियव्रत के समय भी धरती उसी 7 महाद्वीपों के बीच मध्य जम्बूद्वीप के साथ उसी आकार पे थी। प्रियव्रत ने शादी किया विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती के साथ और उससे उसको 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तम, तामस और रेवत। और ये तीनों अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। मतलब उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रेवत मनवंतर, जो हम संस्कृत या किसी वेद में जरूर पढ़ते हैं। यानी स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत को पूरी तरह से 13 पुत्र उत्पन्न हुए, 2 पत्नियों के को मिलाकर, जिनमें से 3 पुत्र, जैसा कि मैंने बताया, अपने अपने मनवंतरों के अधिपति हो गए। और बाकी 10 पुत्र जो वहिष्मती के से उत्पन्न हुए थे, उनमें से 3 पुत्रों ने संन्यास धारण कर लिया। अब बच गए 7 पुत्र। 7 पुत्र को जम्बूद्वीप, यानी जो द्वीप था वो 7 हिस्से में थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, द्वीप 7 द्वीप थे, उसमें से एक जम्बूद्वीप था और प्रियव्रत राजा था जम्बूद्वीप के ऊपर। तो जम्बूद्वीप के पुनः 7 हिस्से किए गए। हिस्से यानी 7 हिस्से करके प्रियव्रत ने अपने बाकी 7 पुत्रों को, शेष 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों का शासक बना दिया। लेकिन द्वीप एक थे, क्षेत्र बांट दिए गए। मतलब एक द्वीप के ऊपर भारत, जैसे आज का वर्तमान भारत एक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसी तरीके से उस जम्बूद्वीप पे 7 अलग अलग एक तरीके से राज्य बना दिए गए और उन राज्यों के 7 पुत्र उसके शासक बना दिए गए। अब 7 पुत्रों में जम्बूद्वीप का जो शासक बना उसका नाम था प्रियव्रत के पुत्र का अग्रद्र। अग्रद्र जम्बूद्वीप का शासक यानी राजा बना। अग्रद्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। अब अग्रद्र भी वही कार्य करते हैं जो उनके पिता प्रियव्रत ने किया। अग्रद्र ने अपने 9 पुत्रों को वृद्धावस्था में 9 जम्बूद्वीप के 9 अलग अलग स्थानों का शासक बना। अब अग्रद्र के 9 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था नाभि यानी अजनाब, यानी 2 नाम थे उनके, नाभि भी और अजनाब भी। कई लोगों के 2 नाम अक्सर हुआ करते हैं। तो नाभि जो थे उन्हें मिला हिमवर्ष का भूभाग और उन्होंने क्या किया, हिमवर्ष को अपने नाम यानी अजनाब से जोड़ते हुए हिमवर्ष का नाम बदल दिया और उसको कर दिया अजनाब वर्ष। और यही अजनाब वर्ष बना हमारा प्राचीन भारतवर्ष, यानी अखंड भारतवर्ष और आज का भारत। अब राजा नाभि यानी अजनाब के जो पुत्र हुए उनका नाम था ऋषभ और ऋषभ देव अगले शासक बने अजनाब वर्ष यानी प्राचीन भारतवर्ष के। ऋषभ देव के 100 पुत्र हो गए। महान राजाओं के उस समय 100 और 100-200 पुत्र हुआ करते थे। अब इस पे कभी और चर्चा। लेकिन ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। वो बड़ा ही पराक्रमी, बलवान, तेजस्वी और बुद्धिमान थे।
अब यहां से शुरुआत होती है भारतवर्ष के जन्म का जम्मू द्वीप पे, और उन्हीं के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। आज के परिधि के हिसाब से देखें तो प्राचीन अखंड भारतवर्ष का नक्शा कुछ इस तरीके से था। हिंदू कुश माला से अरुणाचल, बर्मा होते हुए यह इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर से यह कश्मीर से कन्याकुमारी और श्रीलंका तक फैला था। अखंड भारतवर्ष में जो नदियां थी उनका नाम कुछ इस तरीके से था: सिंधु, कुंभा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, महानदी, शिप्रा, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्राचीन अखंड भारत कुल 16 जनपदों में बटा था और हिमालय से दक्षिण और समंदर से उत्तर दिशा में भारत स्थित है। इसका विस्तार कुल 9000 योजन है और इसमें कुल 7 पर्वत स्थित है। वैसे तो भारत में कई युद्ध होते रहे हैं, लेकिन उनमें से देवासुर संग्राम युद्ध, इंद्र और वृतासुर युद्ध, सहस्त्र अर्जुन और परशुराम युद्ध, राम और रावण युद्ध, चंद्रगुप्त और धनानंद युद्ध, अशोका और कालिंग का युद्ध, इन सारे युद्धों में भारत को अखंड होने से बचाने का कार्य किया जाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब सिकंदर और पौरुष का युद्ध हुआ। उस समय हमारा अखंड भारत, प्राचीन भारत खंड खंड होता चला गया। सच्चाई यह है कि ना आज जम्मू द्वीप है और ना उस जम्मू द्वीप पर स्थित भारतवर्ष या आर्यावर्त है, और सोने का चिड़िया कहे जाने वाला वह अखंड भारतवर्ष खंड खंड होते हुए एक नए भारत देश के रूप में मौजूद है। तो कभी अखंड रहने वाला वह प्राचीन भारतवर्ष, वह जम्मू द्वीप का भारतवर्ष क्या अपनी शाखाओं को पुनः जोड़ पाएगा? अंग्रेजों के आजादी के बाद भी, अंग्रेजों से आजादी पा लेने के बाद भी आज भी हमारे इस प्यारे भारत देश को तोड़ने की, खंड खंड करने की कोशिशें जारी हैं। तो सवाल पूछता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? छोड़ देता हूं आपके विवेक पर। तो यह एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ अपनी बातें, राय जरूर भेजिएगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्तमान के उन देशों के बारे में जो पूर्व काल में अखंड भारतवर्ष के हिस्सा थे, यानी जम्मू द्वीप के हिस्सा थे। नमस्कार, धन्यवाद। तो जल्द ही हम मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।